हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 6 पर आ गए हैं आज 100 डेज ऑफ जी एडवांस में, जहां पर हम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट में हमने जहां छोड़ा था डे 5 पे। और आज भी हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, कैलकुलस पर बेस। काफी अच्छे सवाल हैं, तो हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एरिया पूछा गया है, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय। और फिर इंटीजर पार्ट है, पहले इंटीजर पार्ट के अंदर है मॉड 3x प्लस 4y/5। दूसरे इंटीजर पार्ट के अंदर है 4x/5 माइनस 3y/5 इक्वल टू 3। अब डायरेक्टली दो वेरिएबल को एक साथ मॉड और फिर इंटीजर पार्ट के अंदर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, पर अपन इसको आसान बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर x के साथ 3/5 है, y के साथ यहाँ पर 4/5 है, फिर उस पे मॉड और फिर बाद में इंटीजर पार्ट है। यहाँ x के साथ 4/5 है और माइनस में यहाँ पे y के साथ हमारे पास 3/5। तो यार ये कुछ ऐसा हो गया, देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा है ना, और x sin थीटा माइनस y cos थीटा। तो ये एक तरह से रोटेशन हो गया। जब हम एक्सिस को रोटेट करते हैं, एक नए कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं थीटा एंगल से, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो हम नए कोऑर्डिनेट पुराने कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। x cos थीटा आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में भी, प्लस y sin थीटा, और यहाँ x sin थीटा और y cos थीटा। तो जब हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट या इक्वेशन चेंज हो सकती है, पर लेंथ या एरिया चेंज नहीं हो सकता। तो अगर अपन यहाँ पर इसको साइन और इसको कॉस और इसको साइन थीटा ले लें, है ना, तो इस मतलब 53 डिग्री मान लो, तो ये वाला जो है ये पूरा ये आपका कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बिना एरिया चेंज हुए, है ना। रोटेशन पे एरिया चेंज नहीं होता। तो इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड वाई बराबर 3, ऐसा। अब यहाँ पे मॉड एक्स मॉड वाई है, दोनों पे मॉड है, तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही सेकंड थर्ड और फोर्थ में होगा एरिया। तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, बाद में उसका 4 टाइम्स कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब क्योंकि इंटीजर एक्स इंटीजर वाई इंटीजर पार्ट है, तो इनकी वैल्यू इंटीजर्स होंगी, तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि ये 3 ये 0 हो जाए, या ये 2 ये 1 हो जाए, या ये 1 ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 ये 3 हो जाए। तो ये चार केसेस हो सकते हैं। तो इंटीजर पार्ट x का मतलब 3 का मतलब है x होगा 3 से 4, और इंटीजर पार्ट y 0 का मतलब है y होगा 0 से 1। यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्क्वायर है ये आ गया आपका एरिया। फिर इंटीजर पार्ट x टू इंटीजर पार्ट y का मतलब है x 2 से 3 है और y की वैल्यू 1 से 2 है, तो ये वाला कुछ ऐसा 1/1 का एक स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह आप x को 1 से 2 लोगे यहाँ पे, तो इंटीजर पार्ट 1, और y यहाँ पर इसके केस में सॉरी 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 होता है। तो y यहाँ पर आ जाएगा 2 से 3 के बीच में, यहाँ भी 1/1 का एक स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट में इंटीजर पार्ट x 0 और इंटीजर पार्ट y 3 है, तो ये वाला स्क्वायर आ जाएगा 1/1 का। तो ऐसा ही फिगर यहाँ पे पीछे भी बनता जाएगा, ऐसे ही चार स्टेप्स यहाँ पे नीचे भी बनते जाएंगे, और ऐसे ही चार स्टेप्स आपके इधर भी आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 × 1 के चार स्क्वायर है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ जाएंगे, तो ओवरऑल एरिया 4 4 जा 16 है। तो आपने यहाँ तीन चीजें सीखी है, रोटेशन से एरिया चेंज नहीं होता है। उसके अलावा मॉड अगर एक्स वाई दोनों पे लगा हुआ है तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक एरिया होगा, और दो इंटीजर पार्ट का सम दे रखा है तो अपन केसेस में उसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और एक टफ क्वेश्चन की तरफ आज अपन बढ़ते हैं, आप इसको खुद से ट्राई करना। तो इन्होंने हिंट दिया है अपन को कि x की पावर n का 0 से 1 इंटीग्रेशन होता है 1/n+1। अब इस बात का यूज करके आप 1/1 माइनस 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/11 प्लस 1/13, इस तरह से ये जो सीरीज चल रही है, आप इसका इंटीग्रेशन करने की यहाँ पर कोशिश करो। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सीरीज चल रही है ऐसे। एक ये वाली है 6 का गैप है, जिसमें 1/1 1/7 1/13 1/19, और माइनस के अंदर हमारे पास एक और सीरीज है 1/5 1/11 1/17, सो ऑन। अब क्योंकि इन्होंने ये दिया है, तो अपन इस हिंट को यूज कर सकते हैं कि जैसे 1/1 कब आएगा, जब अपन 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 0 से 1 1। फिर 1/7 आएगा जब x की पावर 6 का करोगे 0 से 1। फिर 1/13 x की पावर 12 से आएगा, 1/19 x की पावर 18। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई बेटा। माइनस के अंदर दूसरा 0 से 1 जो है,
1/5 आएगा एक्स की पावर 4, 1/11 आएगा एक्स की पावर 10, 1/17 आएगा एक्स की पावर 16। तो अब अपन इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से जो आंसर आएगा वो इसी सीरीज का सम देगा। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर अपन जीपी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये जो अपनी पहली वाली सीरीज है, यहाँ पर अगर अपन देखें हैं तो ये इनफाइनाइट जीपी हो जाएगी। इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 - r, है ना। r 0 से 1 के बीच में ही होगा। इधर यहाँ पर लेंगे तो ये आ जाएगा वापस इसी तरह x की पावर में, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है ऊपर, और नीचे अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 - x की पावर 6 आ रहा है आई थिंक, है ना। तो अब अपन अल्टीमेटली इनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। अब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ऊपर 1 - x² 1 + x² आएगा, और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो 1 - x² एक्स की पावर 4 + x² + 1। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन आई थिंक आप सभी ने क्लास के अंदर देखा होगा। इसके अंदर अपन ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे आप यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये ऊपर जो आपके पास 1 + 1/x² दिख रहा है, ये x - 1/x का डिफरेंशिएशन है। तो हम x - 1/x को यहाँ पर t ले लेंगे, तो ये ऊपर dt बन जाएगा। ये t² + 2 + 1 आ जाएगा। फिर आप इसका इंटीग्रेशन बड़े ही आराम से करके देख सकते हैं कि ये π/k√3 आएगा और k निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन पूरा पार्ट आप वापस करेंगे। आइडिया आपको यहाँ पे लगना चाहिए कि कई बार इस तरह की जो सीरीज है, ये ना सिर्फ बाइनोमियल या सीक्वेंस सीरीज बट इंटीग्रेशन के अंदर भी कन्वर्ट करी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं, ये आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। कुछ से ट्राई जरूर करें। एक रिलेशन दिया है x f(x) बराबर 3f(x) का होल स्क्वायर प्लस 2 के बराबर अपन को ऐसा दे रखा है ना। और फिर अपन से ये पूछा है। तो अगर अब अपन इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अपन इसको पहले अलग अलग कर सकते हैं ना, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचेगा x - 6f(x), है ना। अब इसका क्या फायदा है वो अपन जब थोड़े स्टेप्स लिखेंगे ना तब समझ आएगा। प्लस f(x) अलग से, और नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास 6f(x - x), और साथ में हमारे पास आ रहा है पूरे के नीचे ऐसा। तो अपन डिवाइड करके इनको अलग कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो एक तो ये बन गया -2x/x² - f(x) का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास एक बन गया f(x/6f(x - x), है ना। और ऐसा। तो अभी क्योंकि हमें fx पता नहीं है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाए, कि भाई t है तो dt दिख जाए। जैसे ये t है तो मान लो ऊपर कहीं dt आ जाए। तो उसके लिए अपन एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x f(x) बराबर 3f(x) होल स्क्वायर प्लस 2 का। तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा fx प्लस x f डैश x। राइट साइड में करोगे तो वहां पर आ जाएगा 6 टाइम्स fx f डैश x। अब अगर अपन एक तरफ लेकर जाएं तो एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा यहाँ पर। एफ एक्स यहीं पे रहने देते हैं, एफ डैश उधर भेजते हैं, तो एफ डैश एक्स कॉमन आ जाएगा लेफ्ट में, और अंदर बचेगा 6f(x - x)। अब यहाँ से देखो कितनी सही चीज आ रही है, इसको डिनोमिनेटर में भेजो एफ एक्स के, तो हमारे पास रिलेशन आ गया f(x/6f(x - x) बराबर एफ डैश एक्स। और ये एग्जैक्ट सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आया मजा। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स से, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब जैसे अपन ने पहले इनको अलग किया था, अपन इनको वापस कंबाइन कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा एफ डैश एक्स, है ना। यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 2x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है x² - f(x) का होल स्क्वायर। और अब ये वही चीज हो गई जो हम चाहते थे, क्योंकि x² - f(x) को अगर t लेंगे तो f'(2x - f'(x) बन जाएगा, है ना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये -dt/t² है। -dt/t² का इंटीग्रेशन होता है 1/t। तो अपन उसको 1/t में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, है ना। तो वहां से फिर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x² - f(x) जो है वही चीज आ जाएगी। ये बस आपको राइट हैंड साइड कंफ्यूज करने के लिए, आप ऐसा मत सोचना कि सर हमारा तो 1/x² - f(x) आ रहा है। पर कोई बात नहीं ना बेटा, आगे प्लस का एक c भी आता है।
तो अब आप इस वाले केस के अंदर यहाँ पर एक अपनी खुद की तरफ से वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट से तो फर्क नहीं पड़ता ना, और एलसीएम ले लो। तो आप एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। तो ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसी फॉर्म रखी है, इंटीग्रेशन वही आएगा 1/x² - fx n = 2। तो ये आज का आई थिंक सबसे अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ आसान है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन करना है, फंक्शनल इक्वेशन है, डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। तो f(1) = 1 है, तो f(2) क्या आएगा, अपन 2 पे वैल्यू निकालते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास f(2) - 1, और फिर उधर आ जाएगा f में 2 - f1। अब f1 की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो ये वापस f1 आ जाएगा। फिर इधर f1 की 1 रखेंगे तो f(2) - 1 f1 आ जाएगा। तो f2 2 आ गया। एक दो और निकाल लेते हैं बेटा, पैटर्न मिल जाएगा। f3 निकालते हैं, तो इसके अंदर आप n की जगह 3 रख दो, तो ये आ जाएगा f(2), और इधर आ जाएगा f में 3 - f2। तो f2 की वैल्यू 2 है, तो ये वापस f2 बनेगा जो कि 2 है। यहाँ पे 3 - 2 1 बनेगा, और f1 बने, तो f3 3 आ गया। एक और मैं चाहता हूँ आप निकाल के देखें, तो f4 4 आ जाएगा। मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए fn n है। तो 1/30 बाहर है, तो यहाँ पे 1 2 3 से 20 तक का सिंपल सम आ जाएगा। तो दिखने में थोड़ी डरावनी लगती है ये, पर जब आप एक बार n की वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से जो आपकी वैल्यू है ये बड़ी ही आसानी से आ जाएगी, पैटर्न मिल जाएगा, और वहां से आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशंस था बट सब्स्टिट्यूशन से हो रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन आज का सबसे लॉजिकल सवाल है, और एक बार आप पढ़े इसे तो px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4 when divided by x minus 1 whole cube gives remainder x, when divided by x plus 1 whole cube gives remainder 2x plus 1। तो मैक्सिमम 4 डिग्री तक है, तो आप उसको ऐसा मान सकते हैं ax³ bx² सॉरी ax⁴ bx³ cx² प्लस dx प्लस ई। पर सर मैक्सिमम 4 बोला है, कम हुई डिग्री तो कोई बात नहीं, कम हुई अगर तो a b ये 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अपन जो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम है उसका यूज करते हैं। तो अपन p ऑफ x को लिख सकते हैं यहाँ पे x - 1 होल क्यूब इंटू कोई क्वेश्चन रहा होगा प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे x। अब यहाँ देखो p' निकालो, तो यहाँ पर p' क्या आ जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर qx, ठीक है, प्लस के अंदर x - 1 का होल क्यूब q' प्लस 1। तो एक तो ये आया। अब जैसे अगर यहाँ अपन x को 1 रख दें तो p'1 जो है ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए x को 1 रखा है, p'1 1 आ जाएगा, ये काम आएगा बाद में। इसी तरह अगर एक और डिफरेंशिएशन ले लो तो और मजा आएगा। इस डिफरेंशिएशन पे ये आ जाएगा 6 टाइम्स x - 1 qx प्लस 3 टाइम्स x - 1 होल स्क्वायर q'। फिर इधर भी डिफरेंशिएशन करोगे 3 टाइम्स x - 1 होल स्क्वायर q', और x - 1 होल क्यूब q'। तो इन सब में अभी भी एक x - 1 बचा है। ये आप बिना लिखे भी सोच सकते थे कि पहले डिफरेंशिएशन पर एक पावर कम होगी, दूसरे पे एक और कम होगी। तो दूसरे पर भी अपन देखें तो 1 का तो चलो चला गया, सब में से x - 1 कॉमन आ रहा है, यानी p'(x) जो है इसका एक फैक्टर जो है ये x - 1 होगा। p'(x) की डिग्री एटमोस्ट 2 हो सकती है। इसी तरह अगर अपन रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करें यहाँ पे, और अब अपन x + 1 होल क्यूब ले लेते हैं, तो x + 1 होल क्यूब के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 2x + 1 के बराबर आ रहा है। तो वो चीज भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। px को क्या लिख सकते हैं x + 1 होल क्यूब qx प्लस 2x + 1, ऐसा। इसमें भी वही करेंगे बेटा, एक डिफरेंशिएशन लोगे और फिर आप उसके अंदर x को इस बार -1 रख देना ताकि x + 1 चला जाए। तो आप देखोगे p' - 1 की वैल्यू यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, उसके बराबर आ रही है। दूसरा डिफरेंशिएशन करोगे तब भी x + 1 कॉमन आएगा, यानी p'(x) को x + 1 डिवाइड कर रहा है। तो मतलब हमारा p'(x) तैयार हो गया, डिग्री 2 ही है, तो एक लीडिंग कोफिशिएंट, एक फैक्टर x - 1, एक फैक्टर x + 1, यानी ये बन गया kx² - 1। अब अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो p' आ जाएगा हमारे पास k x³/3 - x और एक प्लस का c। अब k और c कैसे निकालें, p'1 की वैल्यू 1 है और p' - 1 की वैल्यू 2 है, पुट करेंगे तो k और c आ जाएगा। फिर हम जाकर p'3 और p'0 का रेशियो निकाल सकते हैं।
तो रिमाइंडर थ्योरम है बट बहुत लॉजिकल है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिमाइंड की डिफरेंशिएशन करने पर एक एक रूट कम होता जाता है। जैसे x माइनस वन की पावर 4 है, 4 बार रूट आ रहा है 1, तो एफ डैश में 1 आएगा 3 बार, एफ डबल डैश में x माइनस वन उसका रूट होगा 2 बार, इस तरह से। तो इम्पोर्टेंट है और मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज दोबारा सॉल्व करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्चुअल एडवांस के पेपर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन लॉजिकल है, ये आई थिंक आप बिना कैलकुलस के कर सकते हैं, मैं बस कैलकुलस की प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एल सेंटीमीटर एक वायर की लेंथ है, उससे हमने एक ट्राइंगल बनाया है जिसके लिए एक एंगल 60 डिग्री है। तो मान लो ये ए बी सी है, सामने वाली साइड स्मॉल ए बी सी है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए, अगर एरिया मैक्सिमम है। तो सिमेट्री से आप जाओगे तो इक्विलेटरल पर ही होगा, एक एंगल 60 है, 60 60 60 लोगे, तीनों साइड एल बाई थ्री आएगी, और 1/1 प्लस वन 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 थ्री इसका सम आ जाएगा सिमेट्री से। अब मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बी सी साइन 60 डिग्री, है ना, ये हाफ बी सी साइन ए लिखते हैं। तो आपको बी सी की मैक्सिमाइज करना है, एक तरह से आप ऐसा समझ लो। अब ए प्लस बी प्लस सी अपने पास किसके बराबर है, पेरीमीटर के। अच्छा, कॉस रूल लगा सकते हैं अपन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू बी सी कॉस ए होता है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ है, तो ये तो गया। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब b प्लस सी की वैल्यू l माइनस ए है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर दोनों तरफ 2bc ऐड कर देते हैं, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3bc आ जाएगा ऐसा। तो l माइनस ए उठाकर अपन इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा l माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3bc है ना। इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर माइनस टू एल ए अपॉन थ्री, ये आ जाएगा अपना बीसी। और इसको अब अपन यहाँ पे रख सकते हैं एरिया में, तो हाफ इंटू बी सी इंटू साइन 60। ध्यान रहे एल कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है, तो जब आप ए में इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। ए में डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो नेगेटिव है, मतलब ये कैसा फंक्शन है एक तरह से डिक्रीजिंग। तो अगर हम चाहते हैं एरिया मैक्सिमम हो, तो हम देखते हैं कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, उसी पे मैक्सिमम एरिया आएगा हमारे पास। तो ए की मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। तो अब ए की मिनिमम वैल्यू देखने के लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं, जैसे अपन ने बी माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनाया, वैसे बी माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये होता है बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc, है ना। बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, एल माइनस ए लिख सकते हो, और BC आपने अभी निकाला था, BC की वैल्यू ये रही, एल स्क्वायर माइनस टू एल ए बाई थ्री। अब आप इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि एल बाई थ्री है, उससे ये बड़ा है, तो मिनिमम के लिए ए को अपन ले लेंगे एल बाई थ्री। फिर जब अपन ए को जिस तरह एल बाई थ्री ले रहे हैं, फिर अपन उसको यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी अपन ने रिलेशन देखा, जैसे बी प्लस सी टू एल बाई थ्री आ जाएगा। तो आप देखोगे बी की सी की इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एल बाई थ्री एल बाई थ्री एल बाई थ्री, और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये बस मैं आपको एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला के साथ फ्लेवर देना चाहता था, कर आप इसको सिमेट्री से भी सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब कुछ थोड़े से रिलेटिवली इजी बट लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो मोनोटोनिक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का, है ना, 2m-1, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन में। तो 2m-1 इसलिए लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये बोल रहा है कि ये सबका जो सम है, तो ये अब ये सारे भी ऑड डिग्री के ही होंगे, और मोनोटोनिक का मतलब है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर ये अपन देखें तो ये सारे भी या तो क्या होंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे या सारे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सारे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऐड करोगे तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा, या अगर सारे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऐड करोगे तो मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, पॉलिनोमियल है। और इक्वल टू 2m-1, अब ये कोई वैल्यू है, तो 2m-1 जो भी ग्राफ होगा, चाहे इंक्रीजिंग है चाहे डिक्रीजिंग है, उसको ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा। तो सिंपल लॉजिकल सवाल है जिसमें इसका ओनली वन रूट आएगा। ये आई होप आपने किया हो जरूर। सेकंड वाला भी आसान है, आप कर सकते हो। टू कंटिन्यूस बाइजेक्टिव फंक्शंस है, तो बाइजेक्टिव क्या होते हैं, वन वन ऑन टू, और कंटिन्यूस है तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब एफ और जी दोनों इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब f1 की वैल्यू 4 है, तो f ऑफ 1 पे वैल्यू आ रही है अपने पास 4 के बराबर,
और क्योंकि बाइजेक्टिव है तो ऑन टू भी है, मतलब एफ ऑफ वन अगर 4 है तो एफ ऑफ टू पे वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि बाइजेक्टिव है ना, तो एंड पॉइंट्स पर ही होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो एफ ऑफ टू पे वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब पता चल रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है एफ फंक्शन अपना, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह अगर अपन g की बात करें, g2 पे वैल्यू आ रही 7, तो g2 पे वैल्यू है अपनी 7 के बराबर, तो इसको 7 ले लेते हैं। और उसके बाद G2 पे क्योंकि वैल्यू 7 आ रही है तो G1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, तो G1 पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है fx बराबर gx के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे कट करेंगे, एक पॉइंट पे। लेकिन ये ग्राफ बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस वन वन एंड ऑन टू तीनों का ध्यान मोनोटोनिक के साथ रखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लॉजिकल सवाल था हमारा फंक्शंस का। 17 पे आते हैं, हाँ सॉरी, क्वेश्चन 9 पे आते हैं। ये अपना बहुत बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा टफ हो सकता है पर मजा आएगा। तो ये बोल रहा है एफ एन एक्स अपॉन एन प्लस एक्स प्लस सी, ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। एफ एन एक्स का मतलब है बेसिकली nth, जैसे मैं एन की जगह 1 रख दूंगा तो बेसिकली ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना। 2 रख दूंगा तो एफ डबल डैश, 0 रख दिया तो 0 का मतलब है एफ एक्स। तो इन सब के लिए ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली आप एन को 0 रखो, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस सी या 1 रखो, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स प्लस सी प्लस 1 या आप 2 रखो, सबके केस के अंदर जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो बिल्कुल कैसी आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही। मतलब ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर आपको बोला है एफ डैश 0 बराबर 1 और इंटीग्रेशन एफ एक्स 0 से 1 बराबर सी प्लस ई माइनस 2 का यूज करके सी स्क्वायर प्लस ई निकालो। अच्छा, ये वाला सी और ये वाला सी सेम है, यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, कैपिटल है, पर दोनों सी सेम है। तो सी स्क्वायर प्लस ई, बेसिकली सी निकालना है हमें। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं अप्रोच करने के। तो यहाँ पर अब अपन इसको कैसे अप्रोच करें, तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। तो आप जनरल भी कर सकते हैं, एफ एन एक्स अपॉन एन प्लस एक्स प्लस सी को एफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी, तो जनरल रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो चलो जनरल से कर लेते हैं। तो nth डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पे, नीचे एन प्लस एक्स प्लस सी, इधर एन प्लस वनथ ले लेते हैं, नीचे एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एन प्लस एक्स प्लस सी, और इधर आ जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एफ एन एक्स, ऐसा। अब यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर लेते हैं। एफ एन का ऊपर है ये, तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं लिख दूंगा एल एन ऑफ एफ एन एक्स। अच्छा, क्योंकि एल एन है तो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की जगह एल एन सी, सी ऑलरेडी है तो एल एन के लिख लेता हूँ। इधर कैसे करेंगे, इधर एन एक्स और सी एक बार तो डिवाइड हो जाएंगे, और एक बार वन बच जाएगा, उसके नीचे एन प्लस एक्स प्लस सी है, तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स और साथ में एल एन एन प्लस एक्स प्लस सी। एन अब अपन अपनी इच्छा से 0 1 2 3 4 आगे जाके कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये कंबाइन हो जाएगा एल एन के अंदर के इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और दूसरा वाला जो अपने पास है, आप x जो है, x को आप यहाँ पर लिख सकते हो एल एन ई की पावर x, ताकि वो भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए और एल एन हट जाए। ये वाला पार्ट हटा देंगे अपन, के नीचे डिवीजन में आ जाएगा, e की पावर x अपॉन के, 1/k को अभी के लिए a ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ऐसा। अब हम जैसे अगर इसके अंदर n को रखें 0, तो ये f ऑफ x हो जाएगा a e की पावर x x प्लस सी। फिर जैसे मान लो इसमें हमने रख दिया x को 1, तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा a e की पावर x, फिर n की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस सी प्लस 1। तो हमारे पास ये दो रिलेशन आ गए हैं जिसमें दो वेरिएबल है, एक है a और एक है सी। तो अब आप दो चीजों का यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जाएं, सबसे पहले एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है, तो अगर एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 आ रही है तो आप एक्स को यहाँ पे 0 रखो, तो एक्स को 0 रखोगे तो ए सी प्लस 1, ये आ जाएगा 1। दूसरा, एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1, ये सी प्लस ई माइनस 2 के बराबर है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करें 0 से 1, ये सी प्लस ई माइनस 2 होगा। इन दोनों का यूज करके आप ए और सी निकाल सकते हैं, फिर सी स्क्वायर प्लस सी बताएंगे। तो अच्छा सवाल था, है ना, फंक्शनल इक्वेशन ही एक तरह से। मजा आया। फाइनली फंक्शंस के एक आसान क्वेश्चन से आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो रेंज दे रखी है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की, क्लोज्ड -4 से ओपन 3।
तो रेंज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की लेते हैं, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, y के बराबर रख लेते हैं। तो अपन इसे y के बराबर रख लेते हैं, ऐसा आ जाएगा अपने पास। तो अब ये बन जाएगा y माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एम एक्स प्लस वाई माइनस एम। फिर हम बोलते हैं कि x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं है वो वाला केस अलग से लेते हैं, y बराबर थ्री वाला। तो y बराबर थ्री वाला यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा, ओपन क्यों है, इस पे मैं लास्ट में वापस आऊंगा। अभी मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस एम, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा अपने पास इसके केस के अंदर, अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा माइनस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अंदर आ जाएगा अपने पास फोर टाइम्स थ्री प्लस एन वाई, है ना, और एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एन। कैलकुलेशन आई थिंक सही होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये उल्टा पैराबोला है, तो ये मान लो अल्फा बीटा पे कट करता है, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो यही रेंज हो जाएगी अल्फा से बीटा। और वही रेंज, अगर क्वेश्चन सही है, अगर बोनस नहीं है, तो यही अल्फा बीटा अपना माइनस फोर और थ्री है। मतलब माइनस फोर और थ्री इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो अपन सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से अपन ने डिवाइड कर दिया इसको, ऐसा माइनस फोर गया, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास माइनस फोर, इसको यहाँ रख देंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं, माइनस फोर इंटू थ्री, है ना, ये माइनस ट्वेल्व, ये किसके बराबर आता है, सी बाई ए। तो इसको भी यहाँ पे रख के अपन सॉल्व कर लेंगे। एन को माइनस फोर रख दो, तो यहाँ से एम आ जाएगा जीरो। तो एन माइनस फोर, एम जीरो है। अब थ्री पे ओपन क्यों था वो भी मैं बताता हूँ। एन की वैल्यू माइनस फोर और एम की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो ये बन जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे वाई माइनस माइनस फोर, ऐसा। अब अगर आप यहाँ y को थ्री रखते हो बेटा, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये सेवन बराबर जीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन था। तो सिक्सटीन प्लस जीरो सिक्सटीन आ जाएगा। तो आई होप आपका कैलकुलस में आज काफी सारा पोर्शन यहाँ पे रिवाइज हुआ हो। सारे क्वेश्चंस एक बार आप दोबारा करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो जरूर करें। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपन एक और अच्छे वीडियो के साथ डे सेवन में कैलकुलस में। धीरे धीरे कैलकुलस फिनिश होने वाला है और बाकी सेक्शंस पे भी आएंगे। तो बने रहें तब तक के लिए चैनल पे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।